We are going to discuss our CIIB, IT and DV, Information Technology and Digital Banking, December 25, memory based question with explanation। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा IT एंड DV का दिसंबर 25 का परीक्षा हुआ था उसमें किस प्रकार के सवाल आए थे। क्या वो केस स्टडी बेस्ड था, क्या वो वन लाइनर टाइप था, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेगा, हर एक ऑप्शन को समझाया जाएगा, कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, इन सब चीजों की जानकारी मिलेगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंतिम तक देखिए, एक एक बात को सिंपल भाषा में समझिए और हो सके तो इसको पहले खुद से ट्राई करें तब एक्सप्लेनेशन को सुने। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन है SLA एंड डाउन टाइम कैलकुलेशन, बहुत बार रिपीट होता है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए कि बैंक एक क्लाउड बेस्ड पेमेंट गेटवे को यूज कर रहा है, कीवर्ड को मैं हाईलाइट कर देता हूं। और एसएलए कहता है सर कि मिनिमम अप टाइम जो है वो 99.5% है, मिनिमम मंथली अप टाइम है 99.5% पर मंथ, ठीक है। और मान के चलिए कि एक महीने में 30 दिन हो रहे हैं, लेट्स सपोज दैट देयर आर 30 डेज इन अ मंथ। सो आपको ये बताना है कि उसमें 180 मिनट का एक सिंगल आउटेज हुआ, एक टेक्निकल आउटेज हुआ सर 180 मिनट का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि एसएलए ब्रीच हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, और टोटल अलाउड डाउन टाइम कितना था। तो आप देखिए 2 सवाल है। पहले सवाल ये है कि एसएलए ब्रीच हुआ या नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए कर रहा है नहीं कोई ब्रीच नहीं हुआ, बी कर रहा है हाँ जी ब्रीच हुआ, सी कर रहा है कोई ब्रीच नहीं हुआ, डी कर रहा है ब्रीच हुआ। और फिर इसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है कि डाउन टाइम है 216 मिनट, दूसरा है डाउन टाइम है 144 मिनट, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन को समझें और फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। देखिए दोस्तों ऐसा है कि आप सबसे पहले ये 99.5 अप टाइम का मतलब थोड़ा समझिए। इसका मतलब होता है सर कि जो सर्विस है ना, हमारी जो भी सर्विस है ये 99.5% टाइम जो है ये ऑन है, ओके, और मात्र 0.5% टाइम जो है ये ऑफ अलाउड है। ओनली 99.5% टाइम ऑफ इज अलाउड, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए फॉर्मूला याद रखिए, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको यदि डाउन टाइम निकालना है ना, अलाउड डाउन टाइम निकालना है तो 100% पहले लिख दीजिए और उसमें से जो अप टाइम का परसेंटेज है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए हमने तो यही वही निकाला, जैसे 99.5% अप टाइम था, 100 में से माइनस किया तो 0.5 निकला, 0.5% टाइम डाउन टाइम है। अब सर दूसरा स्टेप हमें ये निकालना है कि कितना मंथली टाइम है, पहले टोटल मंथली टाइम निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना ये 216 मिनट जो है दैट मंथ लिखा है, यानी पूरे महीने में कितना है, ठीक है। तो परसेंटेज में तो हमें पता है 0.5%, तो टोटल मंथ टाइम कितना होगा, तो वैसे मान लीजिए 30 दिन है और हर एक दिन मान लीजिए 24 घंटा है तो 720 घंटा होगा, इजंट इट, 720 आवर। और यदि 720 आवर को हम मिनट में मल्टीप्लाई करें, मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, दैट विल बी 43,200 मिनट्स, ठीक है। तो सर हमने मिनट से निकाल लिया कि हाँ अपने ये 30 दिन में, राइट, देयर विल बी 43,200 मिनट्स। अब सर अलाउड डाउन टाइम कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स कंप्यूट द अलाउड डाउन टाइम। कैसे कंप्यूट करेंगे अलाउड डाउन टाइम, तो इसका 0.5% हो, 0.5% ऑफ 43200, राइट। तो 0.5% को हम लोग लिख सकते हैं 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 43200 एंड यदि आप इसे कंप्यूट करेंगे ना दैट विल बी 216 मिनट, राइट, 216 मिनट। अब लास्ट स्टेप में आता है सर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। नाउ लेट्स कंपेयर, तो कंपेयर कीजिए अलाउड डाउन टाइम कितना है, तो जो अलाउड डाउन टाइम है सर वो 216 मिनट है और एक्चुअल डाउन टाइम कितना है, एक्चुअल डाउन टाइम आप देख सकते हैं अलाउड डाउन टाइम है 216 मिनट, यहाँ देखिए यहाँ पे मतलब 216 मिनट अलाउड है डाउन टाइम और एक्चुअल डाउन टाइम है 180 मिनट का। तो आप साफ साफ देख सकते हैं सर कि 180 मिनट 216 से कम है, मतलब लिमिट के अंदर है, इट इज अंडर द लिमिट, राइट। तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा कोई ब्रीच नहीं हुआ है, अलाउड डाउन टाइम 216 मिनट का है, राइट। तो दोस्तों जब भी एसएलए का क्वेश्चन आए ना तो ये स्टेप को फॉलो कीजिए। क्या स्टेप है, पहला स्टेप ये है कि जो मंथ है मंथ में टोटल मिनट्स निकालो कि उस महीने में कितने मिनट्स है, स्टेप को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। फिर आप क्या करो कि जो अप टाइम का परसेंटेज है इसको डाउन टाइम के परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। बोलेगा सर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है सर, डाउन टाइम जो होता है ना वो 100 माइनस अप टाइम होता है, बस ये लॉजिक को यूज कर लीजिए, ठीक है। ये भी कर लिया आपने। और तीसरा स्टेप सर ये करना है कि मिनट को कंपेयर करो, आपको यहां से मिनट मिल जाएगा ना, मिनट को कंपेयर करो, ठीक है। तो एक बार जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा सर कि 99.5% अप टाइम है
तो इसका मतलब कि 100 माइनस करेंगे तो 0.5% हमारा डाउन टाइम होगा। ठीक है, हमने ये देखा सर कि 30 दिन में टोटल कितने मिनट होते हैं, 43,200 मिनट होते हैं। तो जो हमारे पास अलॉट डाउन टाइम है वो है 0.5% ऑफ दिस, दैट इज 216 मिनट। और ये टेक्निकल स्लैग कितना हुआ, एक्चुअल हुआ हमारा कितना, 180 मिनट का डाउन टाइम, कोई ऐसे लिए बीच नहीं हुआ। तो देखिए जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल करना, तब आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। कि जब बुक में पढ़ते हैं ये सब वर्ड तब क्लियर नहीं होगा, जब प्रैक्टिकल करेंगे। और हमारा मेन मकसद यही रहता है सर कि हम प्रैक्टिकली चीजों को समझें। देख सकते हैं कि हमारा जो 180 मिनट का एक्चुअल डाउन टाइम हुआ है वो लिमिट के अंदर है, ये लिमिट है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, तब ब्रीच मान सकते हैं, क्योंकि इस लिमिट के अंदर है, it is under limit, so no breach is there, and allowed downtime is 216 minutes. Friends, before moving forward, let me introduce you to our CIB IT and DB comprehensive course. In this particular course, इस कोर्स में दोस्तों आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का PDF। इसके अलावा दोस्तों आपको मिलता है कैप्सूल कंटेंट, थ्योरी एंड एमसीक्यूज PDF, जो भी आपकी मैकमिलन बुक के कंटेंट है, यूनिट वाइज थ्योरी, यूनिट वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सभी यूनिट्स के वीडियोस आपको मिलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों वीडियोस हमने डाल रखे हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, यूनिट वाइज वीडियोस अवेलेबल है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, सी, डी। सिमिलरली दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, फोल्डर हमने बना रखा है मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट एंड क्विजेस का, मॉड्यूल वाइज वो अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, यदि आप IT एंड DB के प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, कम समय में ज्यादा आउटपुट चाहते हैं, तो ये कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है, अभी के अभी इस कोर्स को परचेज करें। तो फ्रेंड्स बताइए IPv4 में टोटल कितने यूनिक IP एड्रेस पॉसिबल हैं, ये सवाल है। तो फ्रेंड्स देखिए IPv4 की बात कर लेना हम लोग, इसके पहले बेसिक्स को क्लियर करते हैं। तो यू नो इट वेरी वेल दैट IPv4 राइट, तो इसमें दोस्तों एड्रेस 32 बिट्स का होता है राइट, और इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और ये 4 पार्ट्स कैसे होते हैं, तो देखिए दोस्तों, एक 8 बिट होगा, दूसरा भी 8 बिट होगा, 8 + 8 + 8 + 8, यानी कि इस प्रकार से 4 पार्ट में डिवाइड होता है, टोटल 32 बिट्स होता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जैसे देखिए 192.168.1.1। दोस्तों इसमें देखिए कॉम्बिनेशन के लॉजिक को समझिए कि देखिए हर बिट के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं राइट, जितने भी बिट है ना इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो 0 है या 1 है राइट। इसीलिए जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है दोस्तों, तो फॉर्मूला ऐसा बनता है जी कि टोटल IP एड्रेस जो है राइट, टोटल IP एड्रेस जो है वो हो जाते हैं 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स, समझे। चलिए अब जरा फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। जैसे हम मान लेते हैं कि IPv4 है, टोटल कितने बिट्स हैं, 32 बिट्स हैं राइट। तो हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, एड्रेस ही तो पूछा है, हाउ मेनी यूनिक IP एड्रेस पॉसिबल इन IPv4, ये तो सवाल कर रहा है जी, यानी यूनिक IP एड्रेस कितने पॉसिबल हैं। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया सर कि IP एड्रेस का यदि निकालना है तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स कर दीजिए राइट। तो IPv4 में कितने बिट्स हैं, 32 बिट्स हैं, तो टोटल एड्रेस कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी एड्रेस विल बी देयर, 2 टू द पावर 32। और दोस्तों इसका एक याद रखने का मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूं, कैसे इसका वैल्यू निकालिएगा, 2 टू द पावर 32, हाउ डू यू कंप्यूट इट। तो टू कंप्यूट इट व्हाट वी डू, तो इसका शॉर्टकट ये है सर कि देखिए 2 टू द पावर 10 जो होता है ना, 2 टू द पावर 10 वो होता है 1000, अप्रॉक्स में बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं, शॉर्टकट है। 2 टू द पावर 20 जो होता है सर वो होता है 1 मिलियन, यानी 10 लाख। और 2 टू द पावर 30 इज इक्वल टू 1 बिलियन। देखिए 10 है 1000, 20 है 1 मिलियन, और दोस्तों 30 है 1 बिलियन। तो ये जो है ना ऑप्शन को आपको चेक करना है कि जो 1 बिलियन के नजदीक है, तो लेकिन ये जो 2 टू पावर 32 होगा ना वो लगभग 4.3 बिलियन है, एग्जैक्ट अप्रॉक्स होगा ना जी, क्योंकि 2 टू पावर 30 में इंटू 2 करेंगे तभी ना 2 टू पावर 32 आएगा, तो ये 4.3 बिलियन हो जाएगा, समझे। तो जो फाइनल आंसर होगा दोस्तों तो 4.3 बिलियन के आसपास होगा। यस, बी इज करेक्ट आंसर राइट, बी इज करेक्ट आंसर, ये हमारा सही जवाब है। तो देखिए बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ये लिखा है 2 टू द पावर 16, तो ये IPv4 का नहीं होता दोस्तों, ये क्लास B नेटवर्क का होता है, क्लास B नेटवर्क या पोर्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन सी कर रहा है 2 टू द पावर 64, ये भी गलत है। डी कर रहा है 2 टू द पावर 128, ये IPv6 के लिए होता है। यदि मान लीजिए क्वेश्चन रहता IPv6 का बता दो तो डी नंबर करेक्ट होता। तो एग्जाम का मोस्ट कॉमन ट्रैक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। देखिए IPv4 जब भी आ जाए तो 32 बिट्स होता है, और IPv6 जो आता है सर इसमें 128 बिट्स होते हैं।
तो इसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर 32 एड्रेस निकालने का, इसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर 128 एड्रेस निकालने का। बस इतना याद रखिए, राइट, नंबर अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन के माध्यम से, एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं। मैंने यह बताया कि IPv4 में एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं, ओके, और 1 बिट जो होते हैं या तो वो 0 होंगे या वो 1 होंगे, राइट। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, टोटल कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है वो है 2 टू द पावर 32। तो जो आंसर होगा दोस्तों आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 4.3 बिलियन IPs होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी वर्क और फंक्शन ऑफ PCI DSS, राइट। तो दोस्तों PCI DSS का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है इन्होंने, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। इसका प्राइमरी वर्क या फंक्शन क्या है, राइट। सिंपल शब्दों में बोले तो PCI DSS क्यों बना है और क्या करता है। पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है कि टू रेगुलेट क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट एंड एनुअल फी चार्ज बाय द बैंक ग्लोबली, टू डेवलप एंड मैंडेट द EMV चिप टेक्नोलॉजी फॉर ऑल द फिजिकल कार्ड। सी कहा है टू प्रोवाइड अ मैंडेटरी सेट ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टोर प्रोसेस और ट्रांसमिट कार्ड होल्डर डेटा। और डी कह रहा है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस एंड रिम्बर्स कस्टमर फॉर लॉस ड्यू टू कार्ड फ्रॉड। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि प्राइमरी वर्क क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्यों बनाया है और क्या करता है। फुल फॉर्म तो देख लिया आपने ना, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। तो दोस्तों याद रखेंगे कि ये लॉ नहीं है और ये बैंक रेगुलेटर भी नहीं है। दिस इज नॉट अ लॉ, दिस इज नॉट अ बैंक रेगुलेटर, यह एक ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि जो हमारा PCI DSS है ये क्या है, ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, जो कि 2006 में बनाया गया था, ठीक है। तो कौन बनाया था इसको, इसको बनाया था सर PCI SSC। इसका फुल फॉर्म होता है, SSC का फुल फॉर्म होता है सर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल। तो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल ने इसे बनाया था। PCI तो जानते ही हैं, पेमेंट कार्ड इंटरफेस। तो इसका काम क्या है, व्हाट डज इट वर्क, क्या करता है जी। तो कार्ड होल्डर के डेटा को सिक्योर करना, नाम ही रखा है ना डेटा सिक्योरिटी। तो कार्ड होल्डर के डेटा को सिक्योर करना है। जैसे देखिए आप कार्ड नंबर की बात कर लें, कार्ड नंबर, तो आपको पता है सर पैन में 16 डिजिट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कार्ड होल्डर के नेम होते हैं, इसमें आपका एक्सपायरी डेट होता है, इसमें CVV होता है। ये सब कुछ सब कार्ड होल्डर डेटा को सिक्योर करना, इसका मतलब है कार्ड का नंबर, कार्ड होल्डर नाम, एक्सपायरी डेट, CVV। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन कार्ड डेटा स्टोर करती है, प्रोसेस करती है, ट्रांसमिट करती है, उनके लिए PCI DSS कंप्लायंस मैंडेटरी है। मान लीजिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कर रही है, कार्ड के डेटा को स्टोर कर रही है, राइट, प्रोसेस करती है, स्टोर करना, प्रोसेस करना या ट्रांसमिट करना, राइट। इनके लिए जो है PCI DSS जो है कंपलसरी है, ठीक है। तो दोस्तों PCI DSS कैसे सिक्योरिटी इंश्योर करता है, अभी मैं ऑप्शन पे आता हूं, पहले मैं आपको लॉजिक समझा दूं सर कि देखिए इसके अंदर ना 12 सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होते हैं। देयर आर 12 सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट इन PCI DSS। तो जैसे कि जो कि 6 गोल में डिवाइडेड है। पहला गोल होता है फायरवॉल, फायरवॉल का नाम सुने होंगे आप, सिक्योर नेटवर्क बनाना। दूसरा गोल होता है इंक्रिप्शन, मैं यहां लिख देता हूं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कार्ड डेटा प्रोटेक्ट करना। तीसरा गोल होता है वायरस और मैनेजमेंट और पैच मैनेजमेंट। फोर्थ गोल है दोस्तों इसका IDs और लिमिटेड एक्सेस यानी स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल। पांचवा है मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग, मॉनिटर एंड टेस्ट। और सिक्स्थ है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, राइट, मेंटेन करना। तो कुल मिलाकर ये 6 गोल, 12 सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होते हैं, 6 गोल के अंदर है। अब आइए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है कि टू रेगुलेट क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट एंड एनुअल फी चार्ज बाय द बैंक ग्लोबली। नहीं दोस्तों ये गलत है, इंटरेस्ट रेट और फी जो है RBI या सेंट्रल बैंक का काम है, ये नहीं देखती। बी कर रहा है कि EMV चिप टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और मैंडेट करना। तो ये जो है ना EMV, ये इसका काम जो है ना EMV को डेवलप करता है, ये PCI DSS का रोल नहीं है। बी भी गलत है। सी कर रहा है टू प्रोवाइड अ मैंडेटरी सेट ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टोर प्रोसेस। यस करेक्ट, सी इज द बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट करेक्ट आंसर, सी सही है जवाब है। डी कर रहा है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस एंड रिम्बर्स कस्टमर फॉर लॉसेज ड्यू टू कार्ड फ्रॉड। तो यदि हम ऑप्शन डी की बात कर लें
तो दोस्तों पीसीआई डीएसएस जो है इंश्योरेंस या रिम्बर्समेंट नहीं देता, बल्कि नॉन कंप्लायंट फर्म को फाइन करता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये याद रखेंगे हम लोग कि जो हमारा पीसीआई डीएसएस है ना, ये एक तरह का क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, पहली बात। दूसरी बात कि ये रेगुलेटर नहीं है, दे आर नॉट द रेगुलेटर। हाँ, ना ही वो इंश्योरेंस है, दे आर नॉट रेगुलेटर, नॉट इंश्योरेंस, और ना ही टेक्नोलॉजी डेवलपर है। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोटेक्ट द कार्ड होल्डर डेटा, कार्ड होल्डर के डेटा को प्रोटेक्ट करना। तो ये डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, कार्ड डेटा को प्रोटेक्ट करता है, सब मर्चेंट और बैंक के लिए मैंडेटरी बना दिया है। तो ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है दोस्तों कार्ड डेटा के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हेलो हेलो हेलो, friends, the next question is, a multinational corporation is purchasing a new learning management system. Which of the following is not a recognized technical standard or body they should check for compliance? SCORM, IEEE, ELT, AICC, right? So, and MNCs is there, which is purchasing a new LMS. So which is not recognized technical standard or body they should check for compliance. Very good question it is. तो एक मल्टीनेशनल कंपनी एक नया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम खरीद रही है। उनकी रिक्वायरमेंट है कि 10 साल पुराने ट्रेनिंग मॉड्यूल, न्यू थर्ड पार्टी इंटरैक्टिव मॉड्यूल, राइट। तो दोनों न्यू एलएमएस पर प्रॉपरली चलनी चाहिए। इनकी ये देखिए लिखा गया ना कि इनकी रिक्वायरमेंट है कि 10 साल पुराने ट्रेनिंग मॉड्यूल, नए थर्ड पार्टी इंटरैक्टिव मॉड्यूल, दोनों नए एलएमएस प्रॉपरली चलनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन टेक्निकल स्टैंडर्ड या रिकॉग्नाइज्ड बॉडी नहीं है, ये पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कोर कंसेप्ट है एलएमएस की कंपैटिबिलिटी। यदि एक लाइन में कहा जाए व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, यू नो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द एलएमएस कंपैटिबिलिटी। क्या होता है जी, देखिए जब एलएमएस खरीदते हैं ना तो सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है, जब आप एलएमएस परचेज करते हैं, राइट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि कंटेंट न्यू सिस्टम के साथ कंपैटिबल होगा या नहीं होगा। यानी जो हमारा कंटेंट है वेदर इट इज कंपैटिबल विद द न्यू सिस्टम, कंटेंट नए सिस्टम के साथ कंपैटिबल होगा या नहीं होगा। इसके लिए कंपनी ग्लोबल ई लर्निंग स्टैंडर्ड चेक करती है। कंपनी क्या चेक करती है सर, कि ग्लोबल ई लर्निंग स्टैंडर्ड जो है, कंपनी चेक द ग्लोबल ई लर्निंग स्टैंडर्ड। तो अब सवाल है कि ई लर्निंग स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज्ड बॉडी कौन सी है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है SCORM, यानी शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल, फुल फॉर्म दिया हुआ है। ये सबसे पॉपुलर ई लर्निंग मॉडल है, किसी भी एलएमएस पर रन हो सकती है, प्रोग्रेस और इसको ट्रैक करती है और इसको मैनेज करता है हमारा ADL। ADL का मैं फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूं, एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन लर्निंग। ADL होता है सर एडवांस्ड, सबसे पॉपुलर यदि कोई है तो SCORM है, LMS एडवांस डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग। ओके, तो SCORM सबसे पॉपुलर ई लर्निंग स्टैंडर्ड है। ये इंश्योर करता है कि कंटेंट किसी भी LMS पे रन हो, प्रोग्रेस इसको ट्रैक हो, ADL मैनेज करता है, एडवांस डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग इसे ट्रैक करता है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेना, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। नॉट का है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, नॉट को भूल जाते हैं। ए तो है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है या बॉडी है जो कि चेक कंप्लायंस के लिए। सेकंड ऑप्शन कर रहा है IEEE, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। सर ये मैसिव ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी है। ई लर्निंग के लिए ना, यदि हम IEEE के बारे में बात करें, फिर टॉक अबाउट द IEEE, तो टू द कंटेक्स्ट ऑफ ई लर्निंग LTSC, ये क्या होता है सर, ये होता है LTSC का फुल फॉर्म होता है लर्निंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड कमिटी। LTSC बोलते हैं, लर्निंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड कमिटी, राइट। ये प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल स्टैंडर्ड देता है LTSC। जैसे कि SCORM में हमारा ADI था, सिमिलरली IEEE में LTSC है। ऑप्शन नंबर डी को देखें, कह रहा है AICC, एविएशन इंडस्ट्री कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कमिटी। हाँ, ये सबसे पहला ई लर्निंग स्टैंडर्ड था। यदि पूछा जाए कोई पहला वाला बता दो, फर्स्ट ई लर्निंग स्टैंडर्ड यही था। कमिटी 2014 में डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन AICC का जो स्टैंडर्ड है, जैसे HACCP आज भी यूज होता है, खासकर एविएशन, हेल्थ केयर और हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में। ये ELT जो लिखा है ना, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये ट्रैप है, ये गलत है। ये एक सब्जेक्ट फील्ड है, ये कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड नहीं है, कोई इंटर ऑपरेबिलिटी फ्रेमवर्क नहीं है, LMS कंपैटिबिलिटी का कोई रोल नहीं है। तो अगर आप ELT पढ़ने के लिए LMS यूज कर सकते हैं, राइट, लेकिन ELT खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो दोस्तों हमने यहां से ये सीखा कि जैसे आपको ये वर्ड दिखेगा SCORM,
या ये वर्ड दिखेगा AICC, या एक वर्ड दिखेगा IEEE। तो ये सब के सब ना LMS compatibility स्टैंडर्ड होते हैं। ऑल ऑफ देम आर LMS compatibility स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड का नाम याद रखेंगे, SCORM, AICC और IEEE। और ELT एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा गलत है? सी इज गलत, सी इज रॉन्ग एंड दैट इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड कर रहा है। अब एक बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने दोस्तों, जरा इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। फ्रेंड्स, सवाल ये है कि जब एक पीसी को लैन से फिजिकल केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? लगा सवाल कर रहा है ना कि while connecting a PC to LAN using a physical cable, which connector type is standard for the Ethernet port and which protocol is typically responsible for automatically assigning the PC and IP address? तो पहला पॉइंट है कि कौन सा कनेक्टर यूज होता है, और दूसरा सवाल है कि पीसी को आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कौन सी सर्विस देती है। राइट, तो दो सवाल है कि कौन सा कनेक्टर टाइप यूज होगा एंड विच प्रोटोकॉल इज टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिकली असाइनिंग द पीसी एंड आईपी एड्रेस। कनेक्टर कौन सा यूज होगा और पीसी को आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कौन सी सर्विस देती है। तो चलिए पहले हम लोग ऑप्शन दे रखा है यूसीबीसी, RJ11, RJ45 सीरियल पोर्ट, और यहाँ DNS, SMTP, DHCP, FTP ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए पहले हम लोग पहले कंसेप्ट की बात करते हैं जो कि है हमारा फिजिकल कनेक्टर। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इट। क्या सर फिजिकल कनेक्टर? इसका लॉजिक थोड़ा समझिएगा कि देखिए एथरनेट नेटवर्किंग के लिए स्टैंडर्ड कनेक्टर होता है क्या? RJ45। हम बात कर रहे हैं दोस्तों एथरनेट की, एथरनेट नेटवर्किंग के लिए ये एक स्टैंडर्ड कनेक्टर है। सर RJ45 क्या है कि लैन केबल में यूज होता है, यूज्ड इन द लैन केबल। इसमें 8 पिंस होते हैं, देयर आर 8 पिन। दिखने में फोन जैक जैसा दिखता है, RJ11 से थोड़ा सा बड़ा, इट इज स्लाइटली लार्जर देन RJ11। ठीक है, तो जितने भी इथरनेट पोर्ट होते हैं ना वो RJ45 के होते हैं, पहली बात। अच्छा, तो फिजिकल कनेक्टर समझ में आ गया, RJ45 होगा। अब दूसरा बात है सर कि आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कैसे मिलता है, यानी जो आईपी एड्रेस है ये कैसे मिलता है। राइट, देखिए होता क्या है कि पीसी जब नेटवर्क में प्लग होता है, पीसी को आपने क्या किया, नेटवर्क में प्लग किया, तो उसे चाहिए क्या? आईपी एड्रेस चाहिए, उसे दूसरा चीज चाहिए सबनेट मास्क चाहिए, फिर क्या चाहिए? डिफॉल्ट गेटवे चाहिए। जब भी पीसी को आप नेटवर्क में प्लग करेंगे तो आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे ये सब ऑटोमेटिकली कौन देता है? DHCP देता है। एक नाम याद रखिएगा, DHCP फुल फॉर्म है सर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली ये 3 चीज प्रोवाइड करता है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे। और DHCP यूजुअली रूटर पर या सर्वर पर रन करता है। ये कहाँ रन करता है? ये रूटर पर रन करेगा या सर्वर पर रन करेगा, और आईपी हमें मैन्युअली डालना पड़ता है। राइट, तो या इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोनों वही लिखा है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए आ रहा है यूसीबीसी। सर यूसीबीसी इथरनेट का स्टैंडर्ड पोर्ट नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है इथरनेट पोर्ट की, स्टैंडर्ड नहीं है यूसीबीसी। और डीएनएस की बात कर रहे हैं, डोमेन नेम सिस्टम, ये तो वेबसाइट नाम को आईपी में कन्वर्ट करता है, यानी कोई भी वेबसाइट का नाम हो जाए उसको यदि आईपी में कन्वर्ट करना है तो वहां पे डीएनएस का यूज करते हैं। आईपी असाइन तो नहीं कर रहा है, हमने पूछा है कि आईपी कौन असाइन करता है। ठीक है, बी क्या कर रहा है? RJ11 और SMTP। सर RJ11 टेलीफोन के लिए होता है। ये भी देखिए हर एक ऑप्शन को समझना जरूरी है कि मान लीजिए क्या पता अगली बार पूछ लिया टेलीफोन के लिए कौन सा पोर्ट यूज करेंगे, स्टैंडर्ड कनेक्टर टाइप यूज करेंगे तो RJ11 होगा। और SMTP ईमेल सेंड करने का प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल, नाम में ये लिखा हुआ है मेल ट्रांसफर। डी गलत है, सी सही है। डी में लिखा है सीरियल पोर्ट FTP। सीरियल पोर्ट पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया। FTP फाइल ट्रांसफर के लिए होता है, आईपी असाइनमेंट के लिए नहीं होता। तो दोस्तों इसको आप ऐसे याद रखिए, आप इसको एक लाइन में यदि याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। देखिए सर, लैन का जो केबल होता है ना, लैन का जो केबल है वो है RJ45, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ऑटो आईपी है, ऑटो आईपी जो है वो है हमारा DHCP। तीसरी बात कि जो डीएनएस है, डीएनएस जो है नेम रिजोल्यूशन है, कोई आईपी एलोकेशन नहीं। एग्जाम में ये पेयरिंग फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इथरनेट पोर्ट में क्या बोलिएगा? RJ45। आईपी ऑटोमेटिकली कहाँ मिलता है? DHCP से।
तो आंसर क्या हो गया इसका, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट आंसर है, राइट। चलिए 5वां नंबर भी हमने क्वेश्चन देखा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। स्कॉर्म के कंपोनेंट पे सवाल आता है। तो दोस्तों देखिए, स्कॉर्म स्पेसिफिकेशन के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब वही पता लगाना है कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं, राइट। तो ये क्या करता है दोस्तों कि जब कोर्स रन हो रहा है, मान लीजिए, राइट, कोर्स इज रनिंग, तो तब जो काम होता है वो आरटी का काम है। क्या करता है आरटी जी? कि कोर्स को एलएमएस से कम्युनिकेट करवाना। तो एक तरफ हमारा कोर्स है, राइट, और दूसरी तरफ हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, आपस में कम्युनिकेट कराना। ये कौन करता है? ये करता है हमारा आरटीई, रन टाइम इन्वायरमेंट। तो एलएमएस को बताता है, ये एलएमएस को क्या बताता है कि स्टूडेंट ने क्या कंप्लीट किया। अच्छा, स्टूडेंट ने ये कंप्लीट कर लिया, ये बताएगा। फिर बताएगा कि जो क्विज स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया इसका स्कोर इतना था। फिर ये भी बताएगा कि स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है, राइट। तो सोचिए जैसे कि कोर्स बोल रहा है एलएमएस से, एक्चुअली ऐसे समझिए कि कोर्स एलएमएस से बोल रहा है कि देखो स्टूडेंट ने क्विज 1 में 80% स्कोर किया। ये कोर्स बता रहा है एलएमएस को, ठीक है। तो ये आरटी का काम है, आरटी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाता है। तो आरटीए एग्जैक्टली क्या डिफाइन करता है कि ये डिफाइन करेगा सर कि कोर्स कैसे स्टार्ट होगा, आप कोर्स को स्टार्ट कैसे करेंगे, ये आरटी डिफाइन करेगा। आरटी ये भी बताएगा कि कोर्स एलएमएस को कौन सी इंफॉर्मेशन भेजेगा, कि कोर्स एलएमएस को इंफॉर्मेशन भेजता है जैसे स्टूडेंट ने ये क्विज अटेंड किया, इतना स्कोर किया, पास हुआ है, फेल हुआ, तो कौन सी इंफॉर्मेशन भेजेगा ये भी आरटी डिसाइड करता है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, जो प्रोग्रेस है, राइट, जो स्कोर है, जो कंप्लीशन है, राइट, ये एलएमएस कैसे स्टोर करेगा वो आरटी, ये सब आरटी का काम है। ओके, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस कंपनी ने कोर्स बनाया है, एलएमएस डेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाता है। तो दोस्तों यदि हम ऑप्शन को देखें, इफ यू लुक एट द ऑप्शन दैट दे हैव प्रोवाइडेड, तो एक तरफ देखिए एक कैम होता है और एक होता है हमारा आरटी, राइट। तो कैम जो होता है वो कंटेंट एग्रीगेशन मॉडल है, वो कोर्स के पैकेजिंग से रिलेटेड है, राइट। फाइल कैसे जिप होंगे, एक्सएमएल फाइल के थ्रू स्ट्रक्चर बनता है। तो कैम जो होता है ना जी, इसको बोलते हैं कंटेंट एग्रीगेशन मॉडल, तो वो पैकिंग है, दैट इज पैकिंग या बॉक्स बोल सकते हैं इसको। लेकिन आरटी होता है सर रन टाइम इन्वायरमेंट, कोर्स और एलएमएस के बीच कन्वर्सेशन होते रहता है, स्कोर, प्रोग्रेस, कंप्लीशन, यानी टॉकिंग और कम्युनिकेटिंग वाला बात है। तो जरा ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है सर कि जिप पैकेजिंग, नहीं दोस्तों, ये जिप पैकेजिंग तो कैम का पार्ट है। यदि यहाँ पे आरटी की जगह कैम वाला कंपोनेंट लिखा होता तो ये सही होता, राइट। आरटी का काम नहीं है जिप पैकेजिंग, तो ये तो गलत है। सर बी क्या कह रहा है, पहले सी को देखिए, टू प्रोवाइड अ लाइब्रेरी ऑफ रीयूजेबल इमेज एंड वीडियो फॉर कंटेंट डेवलपर। ये है, या तो स्कॉर्म का रोल ही नहीं है इसमें। स्कॉर्म का क्या मतलब है, स्कॉर्म तो एलएमएस वाला स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, रीयूजेबल इमेज वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है। सी कह रहा है ऑफलाइन लर्निंग, हाँ ऑफलाइन लर्निंग आरटी इंटरनेट तो रिप्लेस नहीं करता ना, सही जवाब है बी नंबर, ठीक है। टू डिफाइन हाउ ई लर्निंग ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद एलएमएस, एग्जैक्टली। सर हमने ये सीखा यहाँ से कि देखिए कैम जो होता है ना, ये भी कंपोनेंट है हमारा स्कॉर्म का, राइट। और ये जो कंपोनेंट है कैम दोस्तों, ये पैकेजिंग और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, पैकेजिंग और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कैम। और जो हमारा आरटी है, राइट, जिसको बोलते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट, ये कम्युनिकेशन और ट्रैकिंग से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड ट्रैकिंग, ठीक है। तो कोर्स एलएमएस से कैसे बात करता है, कोर्स एलएमएस से बात करता है हमारा आरटी के माध्यम से, और फाइल को पैक करना, जिप करना, सब कैम के माध्यम से होता है। तो स्कॉर्म के 2 पेयर समझ में आ गए, कैम और आरटी। आरटी होता है रन टाइम कम्युनिकेशन और ट्रैक करता है प्रोग्रेस, स्कोर और कंप्लीशन को। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि आपके सामने ना डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन पे एक बहुत अच्छा सवाल है कि टेबल का नाम है एम्प्लॉय डिटेल और कॉलम दे रखा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जिप, एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट, राइट। और फंक्शनल डिपेंडेंसी दिए गए हैं, देखिए एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय नेम से लिंक किया, राइट। फिर एम्प्लॉय जिप को एम्प्लॉय जिप से लिंक किया है, फिर एम्प्लॉय जिप को स्टेट, सिटी और डिस्ट्रिक्ट से लिंक किया है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंस है। तो सवाल ये पूछ रहा है क्या ये टेबल 3NF में है, यदि नहीं है तो क्यों होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, हाँ है, ये 3NF है क्योंकि ऑलरेडी 2NF है और एम्प्लॉय आईडी पीके है। हाँ है क्योंकि 3NF है क्योंकि एम्प्लॉय जिप, एम्प्लॉय स्टेट वैलिड है। सी कह रहा है नहीं है, इट वैलिड द 3NF ड्यू टू अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑफ नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट। और डी कह रहा है नहीं है, इट वैलिड 2NF। तो दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, आइए इसको समझते हैं, इसके लॉजिक को समझते हैं। सर देखिए प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को पहले पहचानिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को पहचानना होगा। और लॉजिक ये है सर कि देखिए कैंडिडेट, यहाँ पे मैं लिखता हूं कैंडिडेट, या जो प्राइमरी की होती है,
कैंडिडेट या प्राइमरी की जो है वो क्या है, हमारा एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। और जो प्राइम एट्रीब्यूट है ये क्या है हमारा, ये भी हमारा एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारे प्राइम एट्रीब्यूट है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, अब देखिए जैसे हम लिख रहे हैं कि एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का जिप, एम्प्लॉय का स्टेट, एम्प्लॉय का सिटी, एम्प्लॉय का डिस्ट्रिक्ट, ये सिर्फ की वाले को प्राइम बोलते हैं, राइट। ये सब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो जरा 2NF चेक करते हैं, क्या ये 2NF है क्या। आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि प्राइम क्या है, नॉन प्राइम क्या है। 2NF का रूल क्या है कि पार्शियल डिपेंडेंसी तब होती है, 2NF में यही होता है ना, पार्शियल, इसमें कीवर्ड है आपका पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पहले कीवर्ड को समझिए, पार्शियल डिपेंडेंसी तब होती है जब की कंपोजिट हो। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा प्राइम है, लेट्स लुक एट दिस पार्टिकुलर केस, यहाँ जो हमारा सर प्राइम है वो प्राइमरी की क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी की। प्राइमरी की हमारा सिंगल कॉलम है, जैसे हम लिख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, और सिंगल की क्या है, व्हाट इज सिंगल की। तो सिंगल की है तो कोई पार्शियल डिपेंडेंसी पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि टेबल जो है ना वो 2NF में है। 3NF का गोल्डन रूल क्या है कि हर FD X to Y के लिए या तो X सुपर की हो या Y जो है प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है। अब FD हमें क्या दिया हुआ है सर, FD दिया हुआ है ऐसा एम्प्लॉय जिप टू एम्प्लॉय स्टेट, ये FD दिया हुआ है। चेक कीजिए एम्प्लॉय जिप जो है ये सुपर की नहीं है और एम्प्लॉय स्टेट प्राइमरी एट्रीब्यूट नहीं, मतलब दोनों कंडीशन फेल हो रहा है। तो क्या ये कैसी डिपेंडेंसी हुई, ये हुई दोस्तों ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसे बोला जाता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, राइट। मतलब एम्प्लॉय स्टेट नॉन प्राइम है, डायरेक्टली एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड नहीं करता, बाकी एक और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के थ्रू डिपेंड कर रहा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये नहीं है 3NF, ये 2NF है और सी नंबर सही है, बिकॉज इट वायलेट 300 ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, राइट। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स और भी बहुत सारे सवाल हैं, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे अपने लाइव, अपने जो कोर्स है उसमें। आप भी यदि कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। IT एंड DB का कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर अवेलेबल है हमारे पास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी IT एंड DB के इंपॉर्टेंट वीडियोज में लाऊंगा। धन्यवाद।